Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। Yes, sir. यस एक ना पहले तो एक दो टॉपिक रहता था, वो मैं टॉपिक ख़त्म करवा दूँ, फिर मैं ना आपके डाउट्स लेने हैं। कुछ बच्चों ने डाउट्स भी करने हैं, तो वो पूरी शीट के डाउट्स करने हैं। शीट भी हम कर रहे थे, पहले एक दो टॉपिक फटाफट ख़त्म कर दें हम। 10-15 मिनट लगने हैं इसको हार्डली, ठीक है। इसको हार्डली 10-15 मिनट लगने हैं बच्चों, डाउट्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो करें स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। दो टॉपिक हैं, फटाफट कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? यस बच्चों, इसका मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली कितने तरीके से अपने पास एनर्जी कैरी कर सकता है, यानी इंडिपेंडेंटली वो फ्रीली कितने डायरेक्शन में चल सकता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल is a number of independent ways in which it can possesses energy. Degree of freedom of a molecule is a number of independent ways in which it can possesses energy. कोई भी मॉलिक्यूल अपने पास कितने तरह की कितनी टाइप की एनर्जी रख सकता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों जो एनर्जी होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी, तीसरी होती है वाइब्रेशनल कैनेटिक एनर्जी। ये तीन तरह की एनर्जी होती है। अब तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितने तरह के हो गए? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ये टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होंगे? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो वाइब्रेशन वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो एट वेरी हाई टेम्परेचर आती है, एट वेरी हाई टेम्परेचर ओनली। और वाइब्रेशन की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो याद रख लो दो होते हैं। ये ऑलवेज, ये हमेशा दो होते हैं वाइब्रेशन की वजह से एट वेरी हाई टेम्परेचर पर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस की।
आपको मैंने बताया हुआ है मोनोएटॉमिक गैस का मतलब क्या होता है। एग्जांपल हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, है ना, ये मोनोएटॉमिक होते हैं। अब जो बच्चे ये मोनोएटॉमिक होते हैं, मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, एक मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल किस किस डायरेक्शन में चल सकता है। सबसे पहले तो मैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल देखो एक्स के अलोंग चल सकता है बच्चों। अगर मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एक्स के अलोंग चलेगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एम वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगी एक। अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग चलेगा तो हाफ एम वी वाई स्क्वायर हो जाएगी। अगर वो जेड एक्सिस के अलोंग चलेगा तो हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। यानी कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होंगी इसके पास? 3। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे ट्रांसलेशनल? यस बच्चों, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 0. वेरी गुड। 0 क्यों होंगे वो समझो। एक मॉलिक्यूल है बच्चे, जैसे हीलियम गैस का एक ये मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर क्या है, आप इसको रेड मतलब एक स्फीयर जो होता है वो बहुत मॉलिक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल अगर घूमेगा तो आपको घूमा हुआ कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो रोटेशनल की वजह से मोनोटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होते हैं। वाइब्रेशनल तो हम हाई टेम्परेचर पर ही मानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर वाइब्रेशन 0 होती है। तो ट्रांसलेशनल कितने हो गए? 3, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0। तो टोटल कितने हो गए बच्चे? 3 हो गए। एट हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशन के 2 ऐड हो जाएंगे। वाइब्रेशन के हाई टेम्परेचर पर 2 ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 + 2 5 हो जाएंगे। ये हाई टेम्परेचर पर है। अदरवाइज मोनोटॉमिक नॉर्मल टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3। ये बच्चों लिख लो फटाफट, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये लिख लिया मैं आगे चलता हूं। अगर मैं बात करूं डायाटॉमिक की, डायाटॉमिक का मतलब क्या होता है? H2 हो गया, N2 हो गया, है ना, O2 हो गया, ये सारे डायाटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हो गए। अब डायाटॉमिक के अंदर यहां पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए बच्चे, एक ये और एक हाइड्रोजन का ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। यस। यस। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये कितनी डायरेक्शन में चल सकता है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं? ये इसके ट्रांसलेशनल कितने हो सकते हैं? ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल सकता है पूरा का पूरा? यस। पूरा का पूरा ऊपर को चल सकता है? यस। पूरा का पूरा इधर को चल सकता है? यस। तो इसके ट्रांसलेशनल कितने हो गए? 3 हो गए। एक्स के अलोंग भी चल सकता है ये पूरा का पूरा, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग भी चल सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग भी चल सकता है। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? ट्रांसलेशनल 3। अब रोटेशनल कितने होंगे? इसको ध्यान से करना पड़ेगा। देखो रोटेशनल कितने होंगे। अगर मैं रोटेशनल की बात करूं, क्या अब ये घूमेगा? रोटेशन का मतलब होता है घूमना। अब ये किस किस डायरेक्शन में घूम सकता है आप ये बताओ। देखो अगर ये ऐसे है, एक मिनट दोबारा बना रहा हूं यहां पर मैं, और ये था येलो, ये 2 स्फीयर बनाए थे। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे घूमेगा तो क्या होगा? कुछ देर बाद क्या होगा बच्चे? ये येलो वाला इधर आ जाएगा, रेड वाला कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा वाई एक्सिस में? अगर ये ऐसे घूमे वाई एक्सिस के अलोंग तो कुछ देर बाद रेड वाला इस तरफ आ जाएगा, येलो वाला इस तरफ चला जाएगा। Yes, sir. यानी आपको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया सबसे पहले। अब अगर ये इसी तरह जेड एक्सिस के अलोंग घूमे तो भी आपको
एक रेड और एक और येलो की पोजीशन चेंज होती हुई नजर आ जाएगी बच्चे, जेड एक्सिस के अलोंग घूमे। अगर वाई एक्सिस के अलोंग घूमा, उसी तरह जेड एक्सिस के अलोंग घूमने से भी क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। अब अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग घूमे बच्चे, ऐसे घूमे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो क्या इसकी पोजीशन चेंज होगी रेड और येलो की? नो सर। हाँ, वेरी गुड। अगर इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो आपको ये दिखाई नहीं देगा कि ये रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी इसका एक्स एक्सिस में घूमने से कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा। तो टोटल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए, 2 आ गए। तो वाइब्रेशनल वाला तो नॉर्मल टेम्परेचर पर हम 0 ही मानते हैं, आपको पता ही है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, तो 3 + 2 + 0, तो ये आ गया 5। अब इसके बाद अगर हाई टेम्परेचर की बात कर देंगे, हाई टेम्परेचर पर मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर मैं हाई टेम्परेचर मानूंगा तो हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल के कितने ऐड हो जाएंगे, 2, तो टोटल कितने हो गए, 5 + 2 7। इसके बाद तीसरा रह गया जिसको नाम देते हैं ट्राई एटॉमिक, इसको नॉन लीनियर भी बोल देते हैं बच्चे, इसको पॉली एटॉमिक भी बोल देते हैं। CH2, NH2 अप टू सोन, ये सारे हमारे पास होते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल। अब इसके अंदर क्या होगा, ये ऐसे बना होगा, 1 2 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब बच्चों मुझे ये बताओ ट्रांसलेशनल कितने हो सकते हैं? क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल सकता है पूरा? यस। क्या ये ऊपर को वाई एक्सिस के अलोंग चल सकता है? यस। क्या ये जेड एक्सिस के अलोंग चल सकता है? यस। तो ट्रांसलेशनल कितने हुए बच्चे? 3। रोटेशनल कितने होंगे? रोटेशनल देखो, अब अगर मैं बात करूं, ये वाई एक्सिस के अलोंग अगर घूमेगा तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर वाला टॉप वाला घूमने से। ओके, वाई एक्सिस की वजह से हो जाएगा एक। अगर जेड एक्सिस पे घूमेगा तो भी इसके पोजीशन चेंज हो जाएंगी। यस सर। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग घूमेगा तो बताओ ये चेंज होगी कि नहीं होगी? ये यस सर। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे घूम रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग ये घूमेगा। अगर ऐसे घूम रहा है, घूमने से ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। यस सर। यानी कहने का मतलब एक्स एक्सिस में घूमने से भी इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो तीनों ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। वाइब्रेशनल वाला तो हम 0 मानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो टोटल कितना होगा, ट्रांसलेशनल, 6। रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, तो 6 हो गया। अब एट हाई टेम्परेचर पर कितना हो जाएगा, 8। 8। 6 + 2 = 8। ये आंसर आ गया हमारा। इसका मैं ऑल्टरनेट मेथड भी आपको फटाफट 1 मिनट में करवाता हूं। मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट साथ साथ करते जाओ। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना। मैं रब कर रहा हूं इसको। ऑल्टरनेट मेथड बहुत सिंपल मेथड है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को लर्न करने का, अभी तक अगर किसी को नहीं समझ आया तो ये वाला मेथड लर्न कर लें। 3n - b फॉर्मूला। n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, b होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। पहले बात करते हैं मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं बच्चे? 1। हाँ जी, मोनोएटॉमिक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? 1। 1। एक मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड होगा? नो, नो बॉन्ड। तो F कितना हो जाएगा? 3n - 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आगे? 3 आगे। दूसरा डाई की बात करेंगे। डाई में बच्चों कोई बता सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2। अब देखना, डाई यानी 2 मॉलिक्यूल, इसके अंदर बॉन्ड कितना आ गया? 1 आ गया 2। ना बच्चे, बॉन्ड तो 1 आ गया, बॉन्ड 1, ओके। मॉलिक्यूल 2।
तो F कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 6 माइनस 1 5 आ गया। तीसरा ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक जिसको नाम देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए हमारे पास 3 हो गए, ये 1 ये 2 ये 3 और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए बच्चे 3 तो ये आ गया 3n माइनस बी 3 इंटू 3 माइनस 3 9 माइनस 3 6 यही थे। ठीक है, ये शॉर्टकट है एक तरह का। ये भी अगर आपको किसी को पिछले वाले मेथड से समझ नहीं आया तो इस मेथड से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को लर्न करने का तरीका सीख लो। यस, अगर कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हो, नहीं हम चलते हैं आगे। कोई ना एक बच्चा लिंक जो था ना हमारा ऑफलाइन ग्रुप में कोई ऐड है? नो सर। यहाँ से कोई नहीं है ऑफलाइन में ऐड? यस सर। बच्चे अगर ऑफलाइन में कोई ऐड है ना तो जो लिंक हमारा है इसको ऑफलाइन में भी भेज दो, क्योंकि मैंने ना एक डाउट क्लास लगानी थी तो कुछ बच्चों ने डाउट्स करने थे तो वो अभी कर लेंगे हम, बस क्लास के बाद। भेज दिया लिंक किसी ने? यस सर कर दी। ओके बस ठीक। हाँ जी, मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक हमारा था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक ये लॉ लिख लो। 2-3 चीजें थी, फटाफट लिख लो, चैप्टर खत्म करें, फिर इसके बाद हम मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी करें स्टार्ट। नया टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बच्चों, ये समझ लो आप। देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो अपने पास इंडिपेंडेंटली हाफ के टी एनर्जी कैरी करके रखता है। ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन में। अगर मान लो मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी कितनी एनर्जी कैरी करके रखेगा, हाफ के टी। वाई एक्सिस के अलोंग भी ये मॉलिक्यूल कितनी कैरी करके रखेगा, हाफ के टी। जेड एक्सिस के अलोंग भी कितनी कैरी करके रखेगा, हाफ के टी। तो लिखो the energy of according to law of equipartition of energy, the energy of gas molecule is equally divided in its degree of freedom, and each degree of freedom carries हाफ केटी एनर्जी। कहता कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा उसकी टोटल एनर्जी इक्वल डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड हो जाएगी। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो टोटल एनर्जी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी बच्चे, 3 में। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 5 अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है, हाफ के टी। हाफ के टी। तो टोटल एनर्जी अगर मैं बात करूं
द ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल कितनी होगी? कोई बता सकता है? एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी का मतलब वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। कितनी होगी? 3 हो जाएगी। 3 हाँ जी, 3 कितनी होगी बोलो? एक तो हाफ एम वी एक्स का स्केयर, हाफ एम वी वाई का स्केयर, हाफ एम वी जेड का स्केयर, ये होगी ना टोटल एनर्जी। एक्स के अलोंग भी इतनी होगी, वाई के अलोंग भी इतनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। अब ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको भी मैं हाफ के टी बोलूंगा, इसको भी मैं हाफ के टी बोलूंगा, और इसको भी मैं क्या बोलूंगा? हाफ के टी। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 3/2 के टी। यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, यस बच्चों, 3/2 kT। हाँ, 3/2 के टी। कोई डाउट है तो यहां तक आप पूछ सकते हो। No, sir. ओके बच्चे, तो आगे चलते हैं। इसको रब कर दूं? Yes. मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताओ तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर भी किसके इक्वल होगी? हाफ के टी। हाफ एम वी वाई स्क्वायर भी किसके इक्वल होगी? हाफ के टी। वैसे ही लिख रहे हैं ये। हाफ एम वी जेड स्क्वायर भी किसके इक्वल होगी? हाफ के टी। यही कहना चाहता है ये? यस सर। ओके। अब अगर मैं बात करूं रोटेशनल की, ये किसके लिए आया? ये मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक के लिए हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी किसकी वजह से होती है बच्चे? ट्रांसलेशनल की वजह से भी होती है और काइनेटिक। एक मिनट, सबसे पहले तो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल की वजह से भी होते हैं, रोटेशन की वजह से भी होते हैं, वाइब्रेशन की वजह से भी होते हैं। पहले तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर है? मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अगर मैं मोनोटॉमिक की गैस मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे बच्चे? 3 थे। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थे तो उसके पास, मोनोटॉमिक के पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यस, जैसे 3/2 kT। 3/2 kT। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मोनोटॉमिक के पास होगी बच्चे। डाई के पास कितनी हो जाएगी? 5/2 kT। ये मोनोटॉमिक के पास। डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास कितनी आ जाएगी? ट्राई के पास कितनी आ जाएगी? 6.2 3 kg। 6/2 kT। 3 kT। 6/2, 6/2, हाँ, ये आ गई 6/2 kT। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. ओके। अब बच्चों इसमें मैं एक चीज कर रहा हूं, यानी हम ये लिख सकते हैं जो टोटल एनर्जी होती है वैसे वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं 0, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी या तो ट्रांसलेशनल की वजह से होती है, या रोटेशनल की वजह से होती है, या वाइब्रेशन की वजह से होती है। यानी हमारे पास जो एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT। अगर मैं F लिख दूं तो यहां पर ज्यादा बेटर है। F यानी मोनोटॉमिक के लिए आ जाएगी, डायटॉमिक के लिए भी आ गई, ट्राई के लिए भी आ गई। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। ये जर्नल है। इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। लिख लो, इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। ये गैस मॉलिक्यूल के पास इंटरनल एनर्जी होती है F/2 kT।
ठीक है बच्चे, यहां तक कोई डाउट? नो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं आपसे 1 ग्राम मोल की, तो कितनी होगी टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस के पास 1 ग्राम मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस कितनी होगी? वैसे तो मोनोटॉमिक के पास 3/2 kT होती है। अब 1 ग्राम मोल के अंदर कितने नंबर एवोगैड्रो नंबर होते हैं? Na होते हैं, ये आपको पता है बच्चों? 1 ग्राम मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं? Na होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। Yes. 3/2 KNA क्या होता है? R होता है। तो ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एक और आ गया 3/2 RT। इसको भी आप लिख लो, 3/2 RT। इस फॉर्मूले को भी आप लिख लो। लिख लिया यहां तक? यस। Yes, sir. बस ये लिख लेना, यहां तक ये हमारा खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक, मीन फ्री पाथ। बच्चों दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मीन फ्री पाथ। करें स्टार्ट मीन फ्री पाथ? ओके, Yes. हाँ मीन फ्री पाथ करते हैं स्टार्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मीन फ्री पाथ। इसका मतलब क्या है? जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये पहला गैस मॉलिक्यूल है, यहां पर एक गैस मॉलिक्यूल था, इसके साथ जाके टकराता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है? मान लो λ1, इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। इसी तरह ये गैस मॉलिक्यूल किसी और गैस मॉलिक्यूल से जाके टकराता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? λ2। इसी तरह बच्चों फर्दर ये गैस मॉलिक्यूल इस गैस मॉलिक्यूल से जाके टकराता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? λ3। ये गैस मॉलिक्यूल किसी और से जाके टकराता है, इससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? λ4। तो अब इनका जो एवरेज डिस्टेंस होगा, सभी का जो एवरेज डिस्टेंस होगा कोलिजन में, जो इसने मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, λ1 प्लस λ2 λ3 λ4 अप टू सो ऑन बाय n, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चों? जब कोई भी गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन के लिए वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, सभी का अगर हम मीन निकाल लें तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। वेयर लिख लो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, λ1 λ2 λ3 are the distance cover in consecutive collision। कोलिजन्स में जो डिस्टेंस कवर होते हैं वो है, ये मीन फ्री पाथ है बच्चों। बाय कैलकुलेशंस हमें ये पता लगा, ये मीन फ्री पाथ कितना होता है? ये मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, ये आपने डायरेक्ट लर्न करना बच्चे। बाय कैलकुलेशन हमें पता लगा जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 n पाई d स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने याद करना है।
इसके अंदर हमारे पास जो ये स्मॉल एन होता है वो आपने याद करना है। स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। डी जो होती है बच्चे, डी को जो बोलते हैं हम, वो होता है डायमीटर ऑफ द ट्यूब। जो ट्यूब होती है कोई भी, उसका डायमीटर जो होता है उसको बोलते हैं डी, डायमीटर ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं आफ्टर में आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसका डायमीटर। ऑल्सो एक और इसका टेम्परेचर की फॉर्म में फॉर्मूला याद करना है। लैम्डा इज इक्वल टू, यस बच्चों, इसका टेम्परेचर की फॉर्म में फॉर्मूला याद करना है। लैम्डा इज इक्वल टू के टी बाई √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। पी इज द प्रेशर, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। ये हमारा एंड हो गया इस चैप्टर का। अब क्वेश्चंस, हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। जो जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कौन कौन सी शीट में डाउट है। ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट ऑसिलेशन, ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बच्चे। फिर अब न्यू लिंक भेज रहे हो? ना, अभी तो इसमें टाइम पड़ा है, तो जब तक है टाइम तब तक इसमें करते हैं, नहीं फिर इसके बाद और लिंक भेज देंगे। ओके। हाँ जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 6th क्वेश्चन, जो शीट में मैंने आपको दिया था, 6th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, किसी ने ये सॉल्व किया है 6th नंबर क्वेश्चन? सर ट्राई किया था, वो हो नहीं रहा था। ओके, 6th नंबर क्वेश्चन है बच्चे। ये एक लेक है, पानी है इसके अंदर, एक बबल है। पानी के अंदर एयर बबल जब राइज करता है तो यहां पर पहुंच जाता है। जब वो यहां पर पहुंचता है तो उसका वॉल्यूम हो जाता है दुगना। अगर यहाँ पर वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जाकर कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 2V। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है। अब यहां पर हम बॉयल्स लॉ लगाएंगे, PB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आ गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है P, V1 कितना है V, P2 कितना है P2, V2 कितना है 2V। V से V कट गया तो P1 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 2P2 हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यानी कहने का मतलब, जब ये टॉप पर बबल पहुंचेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले का हाफ हो जाएगा। हाफ। पहले का हाफ हो जाएगा प्रेशर, अगर ये टॉप पर पहुंचेगा। अब हमें ये चीज तो पता लगी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो प्रेशर यहां पर है वो इस प्रेशर का दुगना है। मैं ये भी तो कह सकता हूं, जो लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रेशर लोएस्ट पॉइंट का हाफ है, आधा है। तो लोएस्ट पॉइंट पर क्या है बच्चे, दुगना है। यस बच्चों, लोएस्ट पॉइंट पर प्रेशर हाईएस्ट पॉइंट से दुगना है कि नहीं? ओके यस सर। ओके। अब हमें गिवन है यहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक होता है। यहां पर जो गिवन है वो प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें कितना गिवन है, यानी 76। 2P2, यानी हमें 2P2 कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये गिवन है। 2P2 कितना गिवन है बच्चे, बोल नहीं रहे? 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। हाँ HG इज इक्वल टू, तो P1 भी कितना होगा, P1 कितना होगा, देखो यहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस
यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस किसके, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेप्थ की वजह से प्रेशर कितना होता है, ये डेप्थ है, कितनी डेप्थ है, h डेप्थ है, डेप्थ की वजह से प्रेशर कितना होता है, h सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐड हो जाएगा। सर कैसे? दोबारा फिर समझो, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, जो प्रेशर यहां पर है प्लस डेप्थ की वजह से कितना प्रेशर होगा, h सेंटीमीटर ऑफ वाटर का ऐड हो जाएगा उसके अंदर। समझ नहीं आ रहा फिर भी? यहां पर प्रेशर जो है और यहां पर जो होगा लोएस्ट पॉइंट पर, वो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो प्लस हाइट की वजह से कितना होता है, h सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सर रोजी भी तो साथ में आना चाहिए था, रोजी एच। बच्चे जब हमने ये लिख लिया ना सेंटीमीटर ऑफ Hg सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। Okay, sir. यहां पर भी हम यही लिख रहे हैं, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ वाटर, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? यस सर। तो h सेंटीमीटर ऑफ वाटर किसके इक्वल हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। बोलो। यस सर। h सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 76। मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 13.6 सेंटीमीटर की फॉर्म में होती है ना? यस यस सर। तो h सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 10.34 मीटर। ये सेंटीमीटर ऑफ वाटर आ गया डेप्थ। ओके। ठीक है, थोड़ा सा ना वो मतलब ये क्वेश्चन है कि एक तरह का हमने एक क्रिएट किया है यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से, वो मुझे भी था उसी में ही कल हम वो कर रहे थे कि यहाँ रो जी एच आना चाहिए था, इसने इसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में दिया हुआ था, बस और कुछ नहीं है। हम कर रहे थे इसको रो जी एच लिख रहे थे बार बार, है ना, तो रो जी फालतू आ रहा था, बस वही चीज इन्होंने ये की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों 9th क्वेश्चन नंबर में देखो क्या है, An empty barometric tube 1 meter long is lowered vertically into a tank of water. एक एम्प्टी बैरोमीटर ट्यूब है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, यानी यहां पर मैं बैरोमीटर ट्यूब बना देता हूं ऐसे, इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। माउथ डाउनवर्ड, इसका माउथ डाउनवर्ड है, मैंने माउथ को डाउनवर्ड बनाया है। इनटू अ टैंक ऑफ वाटर, इसको किसके अंदर डाल दिया बच्चे, पानी के टैंक के अंदर डाल दिया। वट, यहां पर पानी है, ऐसे पानी के टैंक के अंदर इसको हमने डाल दिया। वट विल बी द डेप्थ अबव द वाटर इन, अब हमें पूछ रहा है वट विल बी द डेप्थ अबव द वाटर लेवल इन द ट्यूब। What will be the depth above the water level in the tube? ट्यूब के अंदर जो वाटर लेवल की डेप्थ कितनी होगी ये पूछ रहा है मुझे लगता है। When the water level risen 20 सेंटीमीटर, ये पानी के अंदर कितना ऊपर चला गया, 20 सेंटीमीटर चला गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? वाटर के अंदर, वाटर जो ट्यूब के अंदर जो वाटर गया है वो कितनी हाइट तक चला गया, 20 सेंटीमीटर 20 तक, 20 सेंटीमीटर तक चला गया। यस। अब यहां पर भी टेक एटमॉस्फेयर प्रेशर 10.4 कॉलम ऑफ वाटर, एटमॉस्फेयर